हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर एथिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो है। वीडियो एक दो दो दिन के अल्टरनेट गैप पर आ रही हैं। उसके पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। दोस्तों, जल्द ही एक प्रॉपर फ्लो में आपके सामने पेपर 4 और पेपर नंबर 3 दोनों पेपर साथ में चलने वाले हैं। मॉर्निंग में या जब भी हम टाइम सेट करेंगे, उसमें पेपर नंबर 3 और जो आपका इथिक्स का सीरीज चल रहा है, जीएस पेपर नंबर 4, इसका वीडियो, दोनों का टाइम जो है वो एक ही दिन में दोनों वीडियो आएंगी। और साथ ही साथ हम सिलेबस को आगे होलिस्टिकली कवर करते चलेंगे, ताकि आपका दोनों पेपर एक साथ कवर हो। तो उसी संबंध में आज आपके सामने एथिक्स का जो सीरीज है, उसमें नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो उसमें हमने प्राइवेट लाइफ को डिस्कस किया था। आई होप आपने पीवाई क्यूज भी देखे होंगे, क्योंकि मैं पीवाई क्यूज को भी साथ लेकर चल रहा हूं। और आज आपके सामने फिर से मैं पीवाई क्यू से शुरू करूंगा, और उन पीवाई क्यूज को कैसे टैकल करना है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपके आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी एस्पिरेंट यूपी पीसीएस, यूपीएससी या उत्तराखंड पीसीएस को टारगेट कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, जो कि मैंने लास्ट टॉपिक भी था, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो उसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर मार्क करके चलिएगा, बोल रहा है मे, मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, पब्लिक लाइफ को लेकर के किस तरह के प्रिंसिपल आपको अपने अंदर में रखने पड़ेंगे, और डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिससे आपका सार्वजनिक जीवन प्रभावित होता है और जिससे आप सीख सकते हैं, ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी है, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, आप उसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 2021 का पूछा गया है, डच इंडिविजुअल मॉरलिटी, यहाँ पर मार्क कीजिएगा इंडिविजुअल, व्यक्तिगत नैतिकता। डज इंडिविजुअल मॉरलिटी हैव ए बियरिंग इफेक्ट ऑन डिसीजन ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो यहां पर हमको किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, क्योंकि मॉरलिटी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, तो मैं इसको डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं इस टॉपिक को पूरा पब्लिक लाइफ को डिस्कस करूंगा। यहां पर आपको जो लिखना है, दो चीजें समझ में आ रही हैं, दो कीवर्ड यहां पर निकले हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था। जब भी आप एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो भी कीवर्ड है उसको पकड़ो, उसको डिफाइन कराओ, एग्जाम्पल डालो, उसके नकारात्मक, सकारात्मक, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पहलू को थोड़ा उजागर करो इन द पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत की जाए, तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल मॉरलिटी और पब्लिक लाइफ को लेकर के। ठीक है, तो यहां से तो आपको जब आंसर इसका स्ट्रक्चर करना है, तो यहां से दो चीजें निकलेंगी, फर्स्ट इज मॉरलिटी एंड द सेकंड इज पब्लिक लाइफ। ठीक है, पब्लिक लाइफ, आप इन दोनों डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे अच्छे से विद एग्जांपल। फिर आगे ये क्या बोल रहा है कि क्या किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत नैतिकता है, वह पब्लिक लाइफ के डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्या किसी भी व्यक्तिगत नैतिकता के आधार पर जो कि किसी व्यक्ति की पब्लिक लाइफ का डिसीजन है, क्या वह उसको इफेक्ट कर सकती है। तो इस संबंध में हमको क्या देना है, एग्जाम्पल के साथ साथ उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट देने हैं, अगर वो प्रभावित कर रही है तो क्या पॉइंट है, नेगेटिव एक्सपेक्ट देना है कि हाँ प्रभावित करती है तो क्या पॉइंट है, नहीं वाला भी और नए वाला भी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मॉरलिटी है तो क्या क्या पॉजिटिव एक्सेप्ट
आपके पब्लिक लाइफ पर दिख सकते हैं। अगर मॉरलिटी नहीं है तो क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको पब्लिक लाइफ के डिसीजन पर दिख सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव पर इसका आंसर को करेंगे। आई होप इसका स्ट्रक्चर आप समझे होंगे कि किस तरह से इसको आंसर करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरा मॉरलिटी वाला वीडियो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हूबहू आपको ऐसे ही आंसर स्ट्रक्चर करना है। प्लीज भरोसा रखिएगा इस पूरे सीरीज पर। मेरा काम केवल और केवल यहाँ पर इतना है कि आपको एक अच्छा इथिक्स मटेरियल, जो इथिक्स का जो पेपर होगा उसके संबंध में एक अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊं विद एग्जांपल, ताकि आप जो का त्यों आप अपने को इस्तेमाल कर सके और अपना सिलेक्शन को पक्का कर सके। बस इसमें शर्तें ये रहेंगी, आपके एस्पेयर में जो भी वातावरण है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और उस संबंध में क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसका एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसका मॉरलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरह से आपको सोचना होगा और उसको कोट कीजिएगा। आपका आंसर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से अब समझा होगा। अब मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अगेन। ठीक है, आपके पास टॉपिक था एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, सॉरी, पब्लिक लाइफ। मैंने यहां पर प्राइवेट लाइफ को तो डिस्कस कर लिया था, पब्लिक लाइफ रहता है, तो आज उसी टॉपिक को हम कंसिडर करते हैं और शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो अब बात आती है कि सार्वजनिक लाइफ के अंदर में एथिक्स को कैसे हम देखें, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको जो भी डिफाइन करना है, किसी भी टर्म्स को डिफाइन करना है तो उसके अंदर में ना थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि मैं इसको लिखा रहा हूं, क्या पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ is the collection of, is the collection of, क्या क्या कलेक्शन ऑफ, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, कल्चरल, सोशल एंड 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 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको किस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे, मैंने यहां पर लिखा पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ विच वन, किस किस का समीशन होगा, पॉलिटिकल प्लस कल्चरल प्लस सोशल प्लस इकोनॉमिक। ठीक है, अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे ना तो अवश्य बात है आपको नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये देखो, अब आपने डायरेक्ट यहां पर डिफाइन भी किया है और फिर इसी को एक इक्वेशन फॉर्म में आपने डिफाइन कर दिया। इससे क्या हो गया, आपका जो वैल्यू है ना, लिखने का जो तरीका है वो प्रभावित किया है कि बच्चे ने थियोरेटिकल पोर्शन में भी मैथमेटिकल इक्वेशन लगाने की कोशिश की है। अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे ना तो आपको अतिरिक्त मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पब्लिक लाइफ में अगर इथिक्स है तो क्या क्या इंपोर्टेंसी हो सकती है, इंपोर्टेंस महत्वपूर्ण क्यों है, इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इथिक्स के संबंध में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है पब्लिक लाइफ को लेकर के। आपका एक, अगर आप इथिकल हैं तो ट्रस्ट बढ़ेगा, यस, ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, ट्रस्ट विद इन पीपल, ट्रस्ट विद इन प्रोसेस। तो इस तरह से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, जो जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हैं हो बहू उतारो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी बनेगा। ठीक है, आप हॉनेस्ट होंगे, हॉनेस्टी इंक्रीज होगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, और क्या क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ निकल के आएगा। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन को इंपॉर्टेंसी दी जाएगी, लॉज एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे पब्लिक लाइफ में। और क्या क्या होगा, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी आपका कन्फ्लिक्ट रहता है इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके संबंध में भी हमको देखने को मिलेगा कि उसमें भी चीजों में कमी हुई है। तो अगर हम बात करें एथिकल इंपोर्टेंसी ऑफ पब्लिक लाइफ, तो आप 4-5 पॉइंट देने की कोशिश कीजिएगा, आंसर निकल के आएगा बहुत शानदार। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल, अभी मैं पूरा नहीं लेके आया हूं ना, अभी तो व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल, अभी हमने केवल और केवल पब्लिक लाइफ को डिफाइन कराया है, अब इसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैरा में अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लोनम अकॉर्डिंग टू नोलन कमिटी। ठीक है, तो नोलन कमेटी ने क्या बोला है कि अगर आप इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसने कुछ कीवर्ड दिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कीवर्ड को। तो कीवर्ड का नाम है, ठीक है, ये है आपके पास पब्लिक लाइफ। तो 7 कीवर्ड है, 7। ठीक है, तो 7 प्रिंसिपल है। भाई यही तो बोला है ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला कि मेजर प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर उसने 7 प्रिंसिपल लिखे हैं। पहला है आपके पास क्या, सेल्फलेस, सेल्फलेसनेस। ठीक है, जैसे सेल्फलेसनेस का मतलब होता है जैसे कि हम बिना भाव के, कि मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कोई आगे से अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, दैट मीन सेवा भाव, अगर मैं किसी भी व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं तो उधर से मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसी कोई उसमें जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल एक, जिसको बोलते हैं पूरी तरह से समर्पित कर देना अपने जीवन को दूसरे की तरफ, उसको हम बोलते हैं सेल्फलेसनेस। जब भी आप पब्लिक सर्विस में हैं या पब्लिक लाइफ में हैं, तो इस भाव से कार्य कीजिएगा कि हमें दूसरे वाला किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें एनर्जी को बर्बाद मत कीजना है, केवल हम किस तरह से पब्लिक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंसी है। तो इसमें हमारे पास बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल कोट करूं तो है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। दूसरा है आपके पास महात्मा गांधी जी। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल आपके पास निकल के आता है, आप यहां पर अकाउंटेबिलिटी, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। ठीक है, भाई मेरे ऊपर में पूरी जिम्मेदारी है, अगर कुछ भी आप पब्लिक लाइफ में देख रहे हैं तो उस अकाउंटेबिलिटी को लेने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम इसके अंदर में देखें एग्जाम्पल, तो हमारे जो फॉर्मर पीएम भी थे, सेकंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, वो है रेल मंत्री थे एल बी शास्त्री। तो उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से रिजाइन किया था जब रेलवे दुर्घटना होती है, रेलवेज मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक उस प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है कि वह अपने सार्वजनिक जीवन में किस तरह से अकाउंटेबिलिटी को लीड करते हैं। एग्जाम्पल को मैं इधर में गोला कर रहा हूं ताकि आपको एक फॉर्म दिखे। नंबर 3 अगर मैं बात करूं यहां से, तो आपके पास निकल के आएगी ओपननेस, खुलापन, ओपननेस। ठीक है, तो ओपननेस में सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका विनोद रॉय।
विनोद रॉय, जो कि आपके फॉर्मर कैग हैं, फॉर्मर कैग। इन्होंने 2G घोटाले को उजागर किया था। हालांकि वो एक अलग कहानी है कि उसमें क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन खुलापन भी व्यक्तिगत लाइफ में होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4। ठीक है। तो नंबर 4 यहाँ पर आ सकता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के हमारे पास सबसे बढ़िया उदाहरण जो होगा, एग्जाम्पल, तो वो है आपके सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ। इट इज इम्पोर्टेंट उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी थी कि किस तरह से सिस्टम में रहकर अपने ही वैल्यू को प्रमोट करना है। ठीक है, मानेकशॉ। नंबर 5 अगर मैं बात करूं यहां से क्या हो सकता है, वो है कि आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज द हॉनेस्टी। ठीक है, द सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ हॉनेस्टी इज इंटीग्रिटी। ध्यान से सुनेंगे, इंटीग्रिटी अगर मैं बात करूं हॉनेस्टी से बड़ी डिग्री है हॉनेस्टी। ठीक है, इंटीग्रिटी एज लाइक अगर मैं यहां से बात करूं आपका नेल्सन मंडेला, मंडेला जी। दूसरा अगर मैं यहां से उदाहरण बात करूं महात्मा गांधी, अगेन। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को यहां पर कोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नंबर 5 हुआ है। नंबर 6 अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नंबर 6 पर हम देखेंगे हॉनेस्टी। हॉनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी। तो इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है अशोक खेमका। अशोक खेमका जी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, अलग अलग अप्रोच में अलग अलग पर्सनैलिटी को हम यहाँ पर लीड कर रहे हैं ताकि आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आंसर को निकाला जाए। एंड लास्ट वन आपके पास आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप, नेतृत्व। ठीक है, लीडरशिप के संबंध में हमारे पास एक उदाहरण है, महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस है। महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मैं नाम लिख रहा हूं उनका, हर्ष पोद्दार। ठीक है, इन्होंने इस संबंध में क्या काम किया, महाराष्ट्र में एक इन्होंने एक काम किया, यूथ क्लब बनाया। और यूथ क्लब, जितने भी युवा हैं उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया और एक अच्छा रिजल्ट उस प्रोग्राम को देखने का मिला। तो ये इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को शामिल किया है ताकि आपके सामने एक अच्छा आंसर लिखा जाए। ठीक है, तो पब्लिक लाइफ को लेकर के हमारे पास जो नॉलन कमेटी थी, तो उसने कितने प्रिंसिपल दिए हैं, 7 प्रिंसिपल दिए हैं। अगर यहां से मैं इसका कीवर्ड देखूं तो प्लीज इनके आंसर भी लिख के अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, इस तरह से अगर आप डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका कम शब्दों में ज्यादा वजूद वाला आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड अगर मैं यहां से बात करूं तो आपको रखा होगा सोहेल। ठीक है, तो पब्लिक लाइफ को लेकर के कीवर्ड आता है सॉइल, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, हॉनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप। ठीक है, तो प्लीज इस तरह से कीवर्ड को भी आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो क्या लिखेंगे, पब्लिक लाइफ इज इक्वल टू समीशन ऑफ। ठीक है, उसमें आप अलग अलग स्पेयर से पॉइंट डालो और आंसर को वैल्यू करो। ठीक है, दूसरा आपको प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास एक कीवर्ड है सॉइल। ठीक है, सोहेल खान जो सलमान खान के भाई है ना, तो उसके संबंध में याद रखिएगा, SOOHAIL, सॉइल। ठीक है, S फॉर सेल्फलेसनेस, O ओपननेस, O ऑब्जेक्टिविटी, H हॉनेस्टी, A अकाउंटेबिलिटी, I इंटीग्रिटी, L लीडरशिप। ठीक है, तो इस तरह से आप
इस क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूं आपका कि जो पब्लिक लाइफ है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ के बीच में क्या क्या अंतर है, तो उस तरह से हम इसको अंतर को देखेंगे। अंतर के लिए मैंने आपको बोला था हमेशा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर में लिखेंगे हम पब्लिक लाइफ, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और इस तरह हम लिखेंगे प्राइवेट लाइफ। ठीक है, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन। जस्ट वेट। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का जो मैंने कि 2023 से उठाया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा था इसने, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। अब इस तरह के आपको जब आंसर करने हैं 125 वर्डिंग में 8 नंबर में लिखना है या फिर 12 नंबर में लिखना है, तो आपको अच्छा पॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर एग्जांपल देने पड़ेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब काम को अच्छे से कीजिएगा और मन लगाकर आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो पब्लिक लाइफ में अगर मैं बात करूं तो पब्लिक लाइफ कैसी होती है, फॉर्मल होती है, फॉर्मल लाइफ। ठीक है, और प्राइवेट लाइफ कैसी होती है आपका, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ फॉर्मलाइजेशन से, या फॉर्मल लाइफ को फॉर्मलिज्म। ठीक है, कुछ भी मान लो यार, दैट मीन्स अगर आप पब्लिक हैं तो आपको एक फॉर्मल लाइफ को देना पड़ेगा, फॉर्मल लाइफ को जीना पड़ेगा कि मैं हर एक व्यक्ति के साथ अपने आप को फिट फिट फॉर करने की कोशिश करूं। और अगर मैं प्राइवेट लाइफ की बात कर रहा हूं तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कैसे, मैं माता के साथ कैसे बिहेव कर रहा हूं, पेरेंट्स पिता के साथ कैसे बिहेव कर रहा हूं, बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा हूं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा हूं। तो इस चीजों में, इन सब प्राइवेट लाइफ में इन चीजों की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, अगर मैं प्राइवेट लाइफ की दूसरी बात करूं तो मैं बात कर दूंगा डिफरेंट बिहेवियर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। डिफरेंट बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर। लेकिन पब्लिक लाइफ में हमको यूनिफॉर्म बिहेवियर देखने को मिलेगा, एक समान आचरण हमको करना पड़ेगा सभी के साथ। मैंने अभी इसी का जिक्र किया था और पॉइंट भी वही निकल के आता है। तीसरा, पब्लिक लाइफ के साथ हमको किस तरह से बात करनी है या किस तरह से रहना है, तो हमको रूल और रेगुलेशन को रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही अपनी इस पब्लिक लाइफ को रखना है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से प्राइवेट लाइफ की बात करूं तो यह फीलिंग और इमोशन पर चलती है, फीलिंग एंड इमोशन। मेरे इमोशन और फीलिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ, जो भी फैमिली मेंबर हैं उनके अलग अलग होंगे। ठीक है, नंबर 4, अगर मैं पब्लिक लाइफ की बात करूं तो एक फॉर्मल नेचर देखने को मिलेगा, फॉर्मल नेचर देखने को मिलेगा। और प्राइवेट लाइफ में एक अलग देखने को मिलेगा, वो है इनफॉर्मल नेचर। ठीक है, इनफॉर्मल नेचर। नंबर 5, आपको ये आंसर जब लिखेंगे डिफरेंट में या ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की अलग, ठीक है, पेरेंट्स की अलग एज लाइक, और यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी दोनों दिखेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों ही हमको एक साथ देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपने इस पूरे जो हमने टॉपिक लिया है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ, तो प्लीज ज्यादा, अब मैंने यहाँ पर 5-5 पॉइंट ही अक्सर आपको एडवाइज किया है कि 5 पॉइंट फिलहाल की कंडीशन में या इनिशियल फेज में आप 5-5 पॉइंट लिखने की कोशिश करो और थोड़ा
समझकर लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे जैसे आप आंसर को स्ट्रक्चर करना सीख जाएंगे आगे आगे, तो वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के आंसर निकल कर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से पॉइंट निकल कर आएंगे। क्योंकि अभी हम सिलेबस के फर्स्ट फेज पर ही घूम रहे हैं। ठीक है, अभी तो 10% भी सिलेबस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो फिर आपको केवल आंसर करने की समझ आ जाएगी कि किस टॉपिक पर किस तरह से आंसर हमको करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से क्या कॉमन है, कॉमन कॉमन इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ठीक है, प्राइवेट लाइफ क्या कॉमन दिखा है हमको। पहला हमको दिखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा हमको क्या कॉमन दिखता है, वह है इंटीग्रिटी। हमको अपनी इंटीग्रिटी भी एज यूजल रखनी पड़ेगी। और तीसरा हमको दिखता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जिम्मेदारी। और चौथा हमको क्या दिखाई देता है यहाँ पर, कि हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर, यह भी कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में एक समान दिखाई दे सकता है, लेकिन हल्का फुल्का चेंजेस दिखता है। और नंबर 5 हमारे पास क्या है, वह है इंटरपर्सनल फैक्टर। इंटर पर्सनल फैक्टर, भाई ये तो होना ही है ना, कि आप पब्लिक लाइफ में अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे और प्राइवेट लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। प्राइवेट लाइफ में केवल हम एक फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और पब्लिक लाइफ में हम एक पूरे समाज के बारे में, एक पूरे अलग अलग कम्युनिटी के बारे में, अलग अलग विचारधारा के साथ हमारा तालमेल बैठेगा। तो ये सब हम कॉमन देख सकते हैं। ठीक है, कई दफा हम अगर फैमिली के अंदर में भी देखें, तो फैमिली में भी अलग अलग मतों को मानने वाले लोग निकल सकते हैं। मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी अप्रोच देता हूँ, मेरे फैमिली के जो अदर मेंबर है वो किसी अलग पर्सपेक्टिव से सोचते होंगे। तो इट इज कॉमन ना, सबका रिस्पेक्ट करके ही हमको समाज में या फिर अपनी व्यक्तिगत लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था आज का पब्लिक लाइफ को लेकर के। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहता है, वो है डायमेंशन ऑफ इथिक्स। डायमेंशन ऑफ एथिक्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इथिक्स मतलब जो इथिक्स है उसकी शाखाओं के संबंध में ये बात करेगा। तो सिलेबस में भी है डायमेंशन ऑफ इथिक्स। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो इथिक्स है उसकी 4 ब्रांचेस हैं। 4 ब्रांच। ठीक है, 4 ब्रांच ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, डायग्राम देखिएगा। पहला है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। हिंदी में हम बात करते हैं तुलनात्मक, तुलनात्मक नीति शास्त्र। दूसरा है मेरे पास मेटा एथिक्स, मेटा सॉरी मेटा एथिक्स, जिसको मैं बोलता हूं अधिनीति शास्त्र। ठीक है, अधिनीति शास्त्र। इधर में क्या था, तुलनात्मक नीति शास्त्र, और मेटा का मतलब क्या होता है आपका, अ, अधिनीति शास्त्र। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, तो वह है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब होता है मानकीय नीति शास्त्र। नीति शास्त्र दैट मीन्स एथिक्स। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास रहता है, वो है आपका अप्लाइड एथिक्स। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग नीति शास्त्र। ठीक है, अब यहां पर जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, इसके अंदर में कुछ थ्योरी है। ठीक है, तो उन थ्योरी को भी देखेंगे हम क्या क्या है।
तो पहली थ्योरी आती है इसमें यूटिलिटेरियज्म। जस्ट वेट। यूटिटेरियनिज्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उपयोगितावाद। ठीक है, उपयोगितावाद इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ खुश रह सकते हैं उनको खुश रहने की कोशिश की जाए। दूसरा थ्योरी इस पर रहती है वो है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी, ठीक है, इसका नियमवादी। मैं हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको इजिली समझ में आए। ठीक है। और थर्ड जो इसका थ्योरी है वह है आपका वर्च्यू इथिक्स है, दैट मीन्स सद्गुण। वर्च्यू एथिक्स, दैट मीन्स सद्गुण नीति शास्त्र। ठीक है। आई होप यहां तक आप रिलेट कर रहे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी आपके पास ये टॉपिक है डायमेंशन ऑफ इथिक्स, तो इथिक की चार ब्रांच रहती हैं एथिक्स की। पहला ब्रांच है इसमें क्या है, तुलनात्मक इथिक्स। दूसरा है अधिनीति, ठीक है, मेटा एथिक्स। थर्ड वन इज नॉर्मेटिव एथिक्स, द फोर्थ इज अप्लाइड एथिक्स। ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ये क्या है, केवल और केवल जो भी पब्लिक है, दैट मीन्स व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट। अपने आधार पर कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति किस तरह से सोच रहा है। ठीक है। या मैं इसको सिंपल बात करूं, स्टडी ऑफ पब्लिक बिलीफ, स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीफ। ठीक है। बस तुलनात्मक सिंपल बात है भाई, अगर मेरे पास तुलना करनी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की, तो वही तो बात हो रही है ना, स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीफ या व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट। जनता को क्या अच्छा लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसके संबंध में हम राइट कंडक्ट को बात कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक इन द टर्म्स ऑफ राइट। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल बात करूं मूविंग रेटिंग की, मूविंग जो मूवी की रेटिंग होती है, तो उस संबंध में कोई उसको अच्छी रेटिंग देता है, कोई उसको खराब रेटिंग देता है, तो इस तरह से हम तुलनात्मक कर सकते हैं ना कि व्हाट डू पीपल थिंक इज राइट। ठीक है। क्लियर। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, तो मेटा एथिक्स की बात क्या है, मैं इसको आगे ले रहा हूं, प्लीज थोड़ा इसको थोड़ा प्लीज अच्छे से डिक्टेट कर रहा हूं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सब थ्योरी को अच्छे से समझ के आगे बढ़े हैं। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, मेटा एथिक्स है, मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स क्या बोला, नेचर ऑफ एथिक्स। नेचर ऑफ एथिक्स, जो भी एथिक्स है उसकी प्रकृति कैसी है, दैट मीन्स व्हाट द प्रोसेस ऑफ मीन्स और एंड। ठीक है। इसका मतलब होता है व्हाट डज राइट इवन मीन। माध्यम से ज्यादा हम यहाँ पर इंपोर्टेंसी जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, अच्छे को दे रहे हैं, राइट को दे रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिखूं, वाई चैरिटी इज मॉरल। ठीक है। तो मैंने बोला ना, वाई चैरिटी इज मॉरल, हमने
मीन्स को मतलब नहीं है हमारा, ठीक है भाई। हमारे पास दो होते हैं ना, मीन्स वर्सेस एंड। एंड तो हमारे पास लास्ट ही है, मीन्स हमारे पास माध्यम है कि किस माध्यम से हम अंत की ओर चले। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है व्हाट डज राइट इवन मीन्स, माध्यम से ज्यादा क्या सही है। ठीक है, तो वही है ना नेचर ऑफ एथिक्स, हमको केवल और केवल राइट बताना है। क्या वाई चैरिटी इज मॉरल, चैरिटी क्यों नैतिक है। ठीक है, तो सिंपल है ना, हमें मीन से मतलब नहीं है, राइट से मतलब है। ठीक है, थर्ड, अगर मैं यहां से बात करूं, थर्ड मेरे पास क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स है। ठीक है, मानकीय नीति शास्त्र। तो ये क्या बताना चाहेगा, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बताएगा, ये है सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड। ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड तो सिंपल है, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, अगर कोई अच्छा या बुरा है तो क्यों है। बस, सबकी अपनी अलग अलग नैतिकता होगी बात करने की, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, देन भाई यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क आता है, भाई क्यों है ऐसा, क्यों गलत है और क्यों सही है। तो इस तरह की जो सिचुएशन आएगी तो हम उसको नॉर्मेटिव एथिक्स की बात करेंगे। जैसे ही आप नॉर्मेटिव एथिक्स में पहली जो थ्योरी है वो क्या है, वो है आपके पास यूटिलिटेरिज्म। ठीक है, उपयोगितावाद। तो ये क्या बताएगी, तो ये बताएगी यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट वन। नंबर। ठीक है, मान के चलो ये एक पूरी क्लास है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एथिक्स, तो इस क्लास में 100 बच्चे हैं। इस पूरी क्लास में दो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 98 को तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह की जो थ्योरी होगी वो होगी उपयोगितावाद। ठीक है, सिंपल क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। जितने लोगों का हम अधिक से अधिक भला कर सकते हैं उतने लोगों का आपका भला होना चाहिए। अगर हम भलाई के माध्यम से किसी इक्का या तुक्के का उसमें गलत भी यूज हो रहा है तो वो मान्य है, ऐसी ये थ्योरी बोल रही है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, एक लाइन है, हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ वन इंडिविजुअल। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि 100 बच्चे को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। इस पूरी क्लास में अगर दो बच्चे दुखी हैं और 98 सुख से क्लास को पढ़ रहे हैं तो ये थ्योरी फिट बैठती है। ठीक है, तो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में अगर लोग खुश हो रहे हैं उसमें भले ही आपका किसी एक व्यक्ति की खुशी में प्रॉब्लम हो रही है वह चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आगे देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, डेथ सेंटेंस टू टेररिस्ट। ठीक है, अगर किसी भी टेररिस्ट को एक हमने मृत्यु दंड दिया है तो जो उसकी आसपास के जो उसकी फीलिंग में बिलीव करते होंगे वो तो दुखी होंगे, लेकिन नंबर ऑफ पीपल खुश होंगे कि हमने एक टेररिस्ट को मृत्यु दंड दिया है, एक प्रोसेस के माध्यम से उसको सजा का निर्धारण किया गया है। तो इस तरह की जो थ्योरी होगी वो क्या होगी, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करेगी, उपयोगितावाद की बात करेगी। ठीक है, केवल टेररिस्ट को हमने डेथ सेंटेंस दिया है, इसी बात से भारत की या फिर डिफरेंट वैल्यू जो डिफरेंट पीपल हैं उनमें खुशी की लहर होगी कंपेयर टू इसके
व्यक्ति जो भी इसके इर्द गिर्द रहते होंगे उनसे। ठीक है, दूसरी थ्योरी मेरे पास है, देखिए चलेगा, नियमवादी डिएंटोलॉजी। ठीक है, इसको देखते हैं डिएंटोलॉजी क्या बोलती है। डिएंटोलॉजी, ठीक है, नियमवादी। ठीक है, सीधी है, इट इज ड्यूटी बेस्ड इथिक्स, कर्तव्यपूर्ण। ठीक है, ड्यूटी बेस्ड इथिक्स, ये क्या बोलना चाह रहा है कि कर्म पर फोकस, कर्म पर फोकस न कि परिणाम पर। ठीक है, सिंपल है यार, मैं हिंदी भी लिख रहा हूं और अंग्रेजी भी लिख रहा हूं ताकि आपका केवल और केवल एक फ्लो निर्धारित हो कि इसका मतलब क्या। दैट मीन्स फोकस ऑन ओनली एंड ओनली ऑन ड्यूटी, नॉट ऑन द रिजल्ट। तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। और ये जो डेंटोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, इमेनुअल कांत ने दिया है। इमेनुअल कांत के द्वारा इस थ्योरी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, सिंपल, ये केवल और केवल क्या देखेगा, डील विद रूल एंड रेगुलेशन, डील विद रूल एंड रेगुलेशन रेदर टू कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंस से मतलब नहीं है, केवल और केवल उसके रूल एंड रेगुलेशन से वह बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे वर्च्यू एथिक्स। ठीक है, नंबर थर्ड, वर्च्यू एथिक्स, ये लास्ट है, फिर हम जो अप्लाइड है उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर है ना, नॉर्मेटिव एथिक्स में यूटिलिटिज्म देखा हमने, डियोंटोलॉजी देखा और वर्च्यू एथिक्स पढ़ रहे हैं अब। इसको हम लास्ट नेक्स्ट सेशन जो होगा इसमें फिर हम कंप्लीटली अप्लाइड एथिक्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैं करा रहा हूं ना, उस तरह से सोचने की कोशिश करना, और इतना ही आपको ध्यान भी देना है। जो वर्च्यू एथिक्स है वो कैरेक्टर बेस होगी, कैरेक्टर बेस अप्रोच, अप्रोच भी याद रखनी है। ठीक है, कौन सी ड्यूटी बेस है, कौन सी क्या है। अब अगर वर्च्यू एथिक्स में मैं दो थिंकर की बात करूं तो फर्स्ट है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एम टू अंडरस्टैंड एंड लिव ए लाइफ ऑफ मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, हमको लाइफ जब जीनी है या उसको समझना है तो उसके अंदर में एक नैतिक विशेषताएं भी झलकनी चाहिए। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा, गोल्डन मीन, गोल्डन मीन, दैट मीन्स मिडिल पाथ। जैसे कि बुद्धा का मिडिल पाथ है, तो इन्होंने उसी बुद्धा पाथ को क्या बोला, गोल्डन मीन नाम दिया। तो गोल्डन मीन से ही आप इस पूरे वर्च्यू एथिक्स को फुलफिल या पूरी इस पूरी लाइफ को आप अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है, आपको न तो किसी वस्तु को ज्यादा पकड़ना है, न किसी को ज्यादा छोड़ना है। एक मिडिल पाथ पर आप आगे चलते चले गए तो वही रास्ता जो है वो गोल्डन मीन आपका निर्धारित, या गोल्डन मीन की जो परिदृश्य है, जो कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल के द्वारा जो दर्शाया गया है, उसमें आप अच्छे से सक्सीड कर जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं वही प्लेटो की बात करूं तो उन्होंने 4 वर्च्यू एथिक्स दिए हैं। 4 कौन कौन से हैं, पहला है करेज, साहस। ठीक है, दूसरा है जस्टिस, न्याय। थर्ड इज टेम्परेंस, दैट मीन्स संयम। एंड द फोर्थ इज
प्रूडेंस दैट मीन्स विवेक। ठीक है। और वर्चू एथिक्स का अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? गुड डिपोजिशन टू थिंक फील। ठीक है। गुड थिंक, गुड थिंक फील एंड एक्ट, फील एंड एक्ट। अच्छा सोचना है, अच्छा फील करना है और अच्छा ही हमको एक्ट करना है। ठीक है। और इन पूरी कॉन्सेप्ट में दो चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट आपके पास थिंकर है एरिस्टोटल, सेकंड वन इज द प्लेटो। अगर हम हमारे करेक्टर में अच्छी थिंकिंग है, अच्छी फीलिंग है और अच्छा एक्शन है तो हम गोल्डन मीन के जो पाथ है उस पर अच्छे से आगे बढ़ेंगे और हमें समझ आएगा कि जीवन का जो मॉरल कैरेक्टर है वो क्या है। दूसरा प्लेटो भी यही बात बोलते हैं कि चार वर्च्यू एथिक्स हैं। पहला है करेज, साहस। दूसरा है न्याय। अगर आप अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा एक्ट कर रहे हैं तो न्याय जरूर करेंगे। और तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है लाइफ के अंदर में संयम रखना है। और चौथा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है प्रेसिडेंस दैट मीन्स विवेक। ठीक है। तो विवेक दैट मीन्स तर्कशीलता, शांत मन से आपको सोचना है। ठीक है। तो ये आपके पास थ्योरी है और इन थ्योरी को आप अगर कोट करेंगे तो अच्छे से आपको आंसर मिलेंगे। अब अगर वर्च्यू का हम बात करें, जैसे हम सद्गुण बोलते हैं तो विपरीत भी तो होगा ना इसका। तो मैं एक लाइन में वो भी लिखने की कोशिश करता हूं जिसको मैं बोलता हूं वाइस, पाप। पाप अगर पुण्य है तो पुण्य कैसे आएगा भाई? यही है ना, वर्च्यू एथिक्स का मतलब भी पुण्य है ना, पुण्य। तो पुण्य कैसे आएगा? अच्छा सोचने से, अच्छा फील करने से और अच्छा एक्शन देने से, अच्छा काम करने से। लेकिन वहीं हमको पाप भी दिखाई दे रहा है। पाप कब दिखाई देगा? जब हम बैड सोचेंगे, ठीक है, बुरा फील करेंगे और बुरा ही एक्ट करेंगे तो उस सिचुएशन में हमको क्या पाप ही दिखाई देगा। ठीक है भाई। और नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है अप्लाइड एथिक्स। ठीक है। तो अप्लाइड एथिक्स अब हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप आपने इन पूरी थ्योरी को अच्छे से कवर किया होगा और समझने की भी कोशिश की होगी। ये दो क्वेश्चन है आपका जो कि आज के पूरे सिलेबस में जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें अच्छे से आपने समझा होगा। नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी या उसमें हम आपके सामने डायमेंशन ऑफ एथिक्स के संबंध में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्लीज इस तरह से, जिस तरह से मैं टेबुलर फॉर्म में आपको डिफाइन कराने की कोशिश कर रहा हूं ना, इस तरह से आपको टेबल की फॉर्म में आपको रखना है। देखिए, देखते चलो मैंने किस तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। तुलनात्मक में क्या टू द पॉइंट बात की है, ज्यादा घोलमोल नहीं है। ठीक है। जिससे कि आपको केवल और केवल एक पर्सपेक्टिव में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पीवाईक्यूज करेंगे इसमें आ रहे हैं तो फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी अप्लाइड एथिक्स को लेकर के, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स को लेकर के। तब तक इन सब वीडियो को अच्छे से रिकॉल कीजिएगा और अच्छे से अपना कंटेंट तैयार कीजिएगा और कंटेंट में मजबूती होनी चाहिए विद पीवाईक्यू का कंपाइलेशन। ठीक है। तो प्लीज अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते चलिएगा और अपना सिलेक्शन जरूर से कंफर्म कीजिएगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।